एक ऐसी सभ्यता जो इतनी एडवांस हुआ करती थी कि धरती पर बैठकर ग्रहों की चाल बता देती थी, जिनका मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि 5000 साल पहले सर्जरी तक किया करती थी, जिनके पास अपना खुद का कैलेंडर था, वो भी आज के कैलेंडर के बिल्कुल नजदीक का, जिनके पास आर्किटेक्चर और एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, जो इतनी पुराने टाइम में भी डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती थी, जिनके पास इरिगेशन सिस्टम फैसिलिटी थी। आखिर उस सभ्यता का अचानक से अंत कैसे हो गया? आखिर दुनिया को सिविलाइजेशन की रोशनी दिखाने वाली यह सभ्यता अचानक कहां अंधेरे में गायब हो गई? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। आखिर ऐसा क्या था इस सभ्यता में कि आज 5000 साल बाद भी यह एक अनसुलझी गुत्थी की तरह है? बताएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, तो ये सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व में नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैसे तो ये पूरी सिविलाइजेशन ही एक पहेली है, मगर यहाँ बने पिरामिड, स्फिंक्स और फिरौन राजाओं के मकबरे आज भी इतिहासकारों के साथ साथ वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। वैसे इसकी एग्जिस्टेंस 3100 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक दुनिया में मानी जाती है। ये पूरी सभ्यता नदी के इर्द गिर्द फली फूली थी। इस सभ्यता में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो हैरानी से भरी हैं, जिसके बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज भी अपनी आर्किटेक्चर, विज्ञान, धार्मिक विचारों और गवर्नेंस सिस्टम के लिए जानी जाती थी। यही नहीं, इतने पुराने समय में होने के बावजूद यहाँ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बेहतरीन साधन मौजूद थे। अगर बात की जाए इस सभ्यता की जियोग्राफी एंड लोकेशन की, तो यह पूरी की पूरी सभ्यता नील नदी पर ही आधारित थी। यही वजह थी कि नील नदी को एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लाइफ लाइन तक कहा जाता है, क्योंकि नील नदी ने ही इस सभ्यता को अरेबल लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि दी, और यहाँ होने वाली बारिश ने इसे लगातार उपजाऊ भी बनाया। और आपको तो पता ही है, यह फर्टाइल लैंड ही मिस्र की सभ्यता का आधार थी, क्योंकि इससे भी अतिरिक्त अनाज पैदा कर पाते थे, जिससे उनकी सभ्यता इतनी उन्नत हो पाई थी। नदी के किनारे की फर्टाइल ग्राउंड ने मिस्रवासियों के विकास में मदद की, और इस वजह से यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत कृषि प्रणाली वाली सभ्यताओं में से एक बन गई थी। अगर बात की जाए यहाँ होने वाली खेती की, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने पुराने समय में भी इजिप्शियंस आज की तरह कई तरह की फसलें उगाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इत्यादि। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने पुराने समय में भी इजिप्ट में इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन कैसे थी? इसका इतना ऑर्गेनाइज्ड होने के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति तो जरूर होगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि चाहे कोई भी समय हो, बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कोई भी सभ्यता ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। यही वजह है कि जब इस प्रोस्पेक्टिव से इसकी जांच की, तो सामने आया कि असल में अगर बात की जाए इजिप्ट के पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर की, तो यह काफी जटिल थी। मिस्र में राजा को फिरौन कहा जाता था, और वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था। आप उसे धरती पर भगवान का अवतार तक मान सकते हैं, क्योंकि फिरौन न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक भूमिका भी निभाता था। यही नहीं, यहाँ की पूरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फिरौन पर ही आधारित थी। फिरौन की सहायता के लिए वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी मौजूद थी। इस प्रशासनिक प्रणाली में अधिकारी, पुरोहित, सैनिक और दास शामिल होते थे। क्या दास? इतने पुराने समय में भी दास हुआ करते थे? जी हाँ, मिस्र की सभ्यता में दासों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन इस समय के दास मेडिएवल स्लेव से बिल्कुल अलग थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि दासों को खरीदा बेचा जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। लेकिन इजिप्शियन सभ्यता में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। यहाँ दास कभी भी अपनी दासता से मुक्ति पा सकते थे। यहाँ पर दासों को भी अधिकार मिले हुए थे, और शायद मिस्र की इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने ही देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को एंश्योर किया था। वैसे आसान वर्ड्स में कहें तो इजिप्ट की सभ्यता की संरचना पिरामिड की तरह थी। हाँ, आपने सही सुना, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पिरामिड में सबसे ऊपर फिरौन और उनकी फैमिली थी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, फिर पुरोहित और सैनिक आते थे। उसके नीचे व्यापारी, कारीगर और किसान थे, और सबसे निचले स्तर पर दास और नौकर आते थे। इससे स्पष्ट होता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन आर्थिक रूप से डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड थी। वैसे हम आपको बताते चले कि मिस्र अकेला देश नहीं है जहां इस तरह का विभाजन था। भारत में भी ऋग्वैदिक काल के समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि यह समय काल काफी अलग था, क्योंकि भारत में पहले हड़प्पा सभ्यता थी और उसमें इस तरह के वर्ग विभाजन थे या नहीं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। वैसे मिस्र में रिलीजियस बिलीफ्स का भी बहुत महत्व था। यह बहुदेववादी सभ्यता थी, ठीक वैसे ही जैसे सनातन धर्म में कई देवताओं की पूजा होती है। एक्चुअल में इजिप्शियंस नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन करने वाले देवताओं की पूजा करते थे। वे रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म में बिलीव रखते थे और इसी कारण उन्होंने ममीफिकेशन की प्रोसेस विकसित की थी। असल में प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन के तहत मृतकों के शरीर को सुरक्षित रखा जाता था ताकि रीइंकार्नेशन के समय व्यक्ति को अपना शरीर सही अवस्था में मिल सके। पुनर्जन्म के इस विश्वास के कारण मिस्रवासियों ने विशाल मकबरे भी बनाए, जैसे कि पिरामिड, जो उनके रिलीजियस बिलीफ का सिंबल भी थे। वैसे हम आपको बताते चले कि मिस्र के देवताओं में सूर्य देवता सबसे प्रमुख थे और उन्हें रा कहा जाता था। इसके अलावा ओसिरिस, आइसिस, होरस और एनुबिस जैसे देवता भी थे, जो मृत्यु, पुनर्जन्म और जादू के प्रतीक माने जाते थे। यहाँ पर प्रजनन और जादू की देवी का भी विशेष महत्व था, जिसका नाम था आइसिस। आकाश और राजा के देवता होरुस थे और मृत्यु के देवता भी मौजूद थे, जिन्हें अनुबिस कहा जाता था। इस सिविलाइजेशन को याद करने की कई वजह हैं, लेकिन सबसे अधिक इसे इसकी स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला के लिए याद किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक पिरामिडों के निर्माण के रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। असल में विश्व आश्चर्यों और अद्वितीय स्मारकों में से एक उनके पिरामिड ही हैं। यहाँ कई पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़े हैं उन्हें फिरौन और उनकी रानियों के लिए बनाया गया था, जैसे गीजा के महान पिरामिड, जिन्हें फिरौन कुफू के लिए बनाया गया था। आज भी ये पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माने जाते हैं। यह पिरामिड केवल आर्किटेक्चर का फ्लशिंग नहीं है, बल्कि मिस्र वासियों के धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाते हैं। असल में इससे पता चलता है कि ये लोग कितने धार्मिक थे और पुनर्जन्म में कितना विश्वास करते थे। मिस्र की आर्किटेक्चर में पिरामिडों के अलावा टेम्पल्स, पैलेसेस, पिलर्स एंड टॉम्ब्स भी शामिल हैं। असल में इनकी वास्तुकला बेहद विकसित थी और इसमें रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज की झलक मिलती है। असल में मिस्र के मंदिरों की दीवारों पर गॉड्स एंड डेली लाइफ के पिक्चर बने होते थे, जो उनकी हेरिटेज को शो करते थे। मिस्र के लोग पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद की जिंदगी और देवताओं की पूजा में गहरी आस्था रखते थे। यही नहीं, इनफैक्ट इनकी कला और साहित्य भी इन बिलीफ सिस्टम से प्रभावित थे। एक्चुअल में उनके रिलीजियस एंड साइंटिफिक मिस्ट्रीज में कई सवाल तो आज भी अनआंसर्ड हैं, जिन्हें समझने का प्रयास लगातार हो रहा है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाओगे कि मिस्रवासी जितने धार्मिक थे, उतने ही साइंटिस्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स भी थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो राइटिंग की एक सिस्टम भी विकसित की थी, जिसे हायरोग्लिफिक कहा जाता था। यह एक चित्रलिपि थी जिसमें शब्दों की बजाय चित्रों का यूज किया जाता था। यह प्रणाली धार्मिक और राजनीतिक अभिलेखों के लिए इस्तेमाल होती थी। मिस्र के लोग पत्थरों और मंदिरों की दीवारों पर हायरोग्लिफिक्स का ही उपयोग करते थे। 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज हुई थी, जिसने हायरोग्लिफिक लिपि को समझने में मदद की। यह पत्थर 3 भाषाओं में लिखा गया था, हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और प्राचीन यूनानी। 1822 में जीन फ्रांसवा शैम्पोलियो ने इस पत्थर की मदद से हायरोग्लिफिक्स को समझा था। मिस्रवासियों की साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एडवांसमेंट्स अद्भुत थी। उन्होंने जियोमेट्री एंड कैलकुलस की प्रणालियों का विकास किया था, जो पिरामिडों और दूसरी ह्यूज स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में सहायक थे। इसके साथ ही वे खगोल विज्ञान में भी जीनियस थे। उन्होंने 365 दिनों का एक सटीक कैलेंडर बनाया था। मिस्र के लोग चिकित्सा विज्ञान में भी काफी कुशल थे, जिसका उदाहरण उनकी ममीकरण प्रक्रिया है। एक्चुअल में मम्मी से पता चलता है कि उन्हें ह्यूमन बॉडी की गहरी जानकारी प्राप्त थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान महत्वपूर्ण थे, जो पपायरस डॉक्यूमेंट्स में आज भी सुरक्षित हैं। इन दस्तावेजों में विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार का उल्लेख है, जो उस समय के लिए हाईली एडवांस्ड थे। उनकी आर्ट और कल्चर समृद्ध थी, जिसमें स्कल्पचर, मेटल वर्क एंड पेंटिंग शामिल थी। मगर सोचने वाली बात है कि एक ऐसी सभ्यता जिसका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्किटेक्चर तक आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकारों ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है, जहां के लोग रीइंकार्नेशन ही नहीं बल्कि लाइफ आफ्टर डेथ और डिफरेंट साइंस के बारे में ऐसी बातें जानते थे जो आज का इंसान भी नहीं जानता। ये लोग धरती पर बैठकर तारों और प्लैनेट की स्थिति ही नहीं बता दिया करते थे, बल्कि यहाँ का मेडिकल साइंस तो इतना सुप्रीम था कि ये लोग सर्जरी तक किया करते थे। मगर फिर अचानक से इस सभ्यता का अंत हो गया
वो भी तब जब यह अपने चरम को हासिल कर चुकी थी। आखिर कैसे एक ऐसी सभ्यता का विनाश हो गया जो आधुनिक विश्व का आधार बन सकती थी, जो एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर में बेमिसाल थी। आखिर दुनिया को सिविलाइजेशन की रोशनी दिखाने वाली यह सभ्यता अचानक कहां अंधेरे में गायब हो गई। तो बताते चलें कि यह सभ्यता दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखने वाले एक शख्स का निशाना बन गई थी, जिसने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। असल में 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया और फिर इसके बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि इसके बावजूद मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर सदियों तक जीवित रही और आज भी इसे कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में यूनिक माना जाता है। हालांकि इसका अंत हो गया, मगर प्राचीन मिस्र की सभ्यता मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक थी। उनकी आर्किटेक्चर, रिलीजियस बिलीफ्स, साइंस एंड गवर्नेंस ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया था। तभी तो नील नदी की गोद में विकसित ये सभ्यता आज भी अपने यूनिक पिरामिड्स, टेम्पल्स एंड ममीफिकेशन प्रोसेस के लिए जानी जाती है। वैसे हम आपको बताते चलें कि मिस्र की सभ्यता का अध्ययन आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यह सभ्यता कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड का एक क्रिटिकल पार्ट है। वैसे आपका इस सभ्यता के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप और किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसके बारे में आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।